नमस्कार दोस्तों। यूरिक एसिड में कोई दवाई लेना, मेडिसिन लेना या फिर प्रोटीन बंद करना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सही चिकित्सा, सही खान पान और सही लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है यूरिक एसिड को सही करने के लिए। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए और उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो इसमें कुछ नेचुरल उपाय जो बढ़े हुए यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाले और यूरिक एसिड बढ़ने ही ना दे, इसके लिए कुछ नेचुरल उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूरिक एसिड क्या है, मतलब यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है। तो आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसे आयुर्वेद में जो गाउट होता है उसको कहते हैं हम वात रक्त। यह वात और रक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि इसकी में वात और रक्त दोनों की विकृति हो जाती है, यानी कि वात दोष आपके शरीर में बढ़ जाता है और रक्त जो धातु है उसकी दुष्टि हो जाती है। तो उस वजह से इसे यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि वात रक्त की विकृति हो जाती है बॉडी में। तो इसका हम जानेंगे कि आगे कारण भी जानेंगे किस किस कारण से होता है। इसके अलग अलग नाम आयुर्वेद में बताए गए हैं। वात रक्त हो गया, वात शोणित हो गया, आड्यवात हो गया। तो अलग अलग नाम से इसका वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। वात रक्त के दो टाइप बताए गए आयुर्वेद में, उत्तान वात रक्त और गंभीर वात रक्त। जो उत्तान वात रक्त होता है इसमें मेनली जो हमारी त्वचा और मांस धातु इन्वॉल्व होती है। उसमें उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि त्वचा का लाल रंग का होना, रेडनेस होना, ईचिंग होना आदि लक्षण इसमें मिलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा गंभीर वात रक्त होता है उसमें मेनली आपकी ज्वाइंट में जो होता है पेन होता है, इन्फ्लामेशन सूजन होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं इसमें। गंभीर वात रक्त में मेनली अस्थि, संधि, मज्जा धातु की विकृति होती है और स्टार्टिंग में ज्वाइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन ये आदि सिम्टम्स आते हैं। स्टार्टिंग में तो ये आपकी केवल ज्वाइंट में होती है, लेकिन अगर ये पुराना हो गया, क्रोनिक हो गया, तो ओवरऑल बॉडी में इसके सिम्टम्स मिलते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में ही पेन महसूस होता है। तो चलिए अब इसके कारण के बारे में जानते हैं। तो जिसका जो पहला कारण है वो है खट्टी तली भुनी चीज़ों का सेवन, अत्यधिक सेवन करना। दूसरा इसका कारण अपच भी है, यानी कि इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, अगर आपका खाना पचा नहीं है, आप उसमें ऊपर से खाना खाते हैं, तो बॉडी में आम यानी कि टॉक्सिक जो मटेरियल होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, उस वजह से भी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। उसके अलावा जो तीसरा कारण है, बहुत ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का खाना, या इसके अलावा बहुत रूखा खाना, इस वजह से भी आपको वात रक्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नॉन वेज का अत्यधिक सेवन, बहुत ज़्यादा आप अगर सी फूड खा रहे हैं तो उस वजह से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा दही का बहुत अत्यधिक मात्रा में सेवन, या फिर उड़द, कुलथ आदि दालों का अत्यधिक यानी कि हाई प्रोटीन डाइट का अत्यधिक सेवन करना। उसके अलावा आपको अगर आप टाइमली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि शुद्धिकरण नहीं करा रहे हैं, बॉडी का क्लिनजिंग नहीं करा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको ये सारी समस्या यानी कि वात रक्त की समस्या यानी कि यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो वो है एक तो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस वजह से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा आपका पैटर्न बिल्कुल उल्टा है, यानी कि अगर आप रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, जो काफ़ी लोग करते हैं, अभी काफ़ी ट्रेंड में है, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, वात का इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस वजह से भी बढ़ सकता है आपको, क्योंकि आजकल जो शेड्यूल है वो उल्टा हो गया है। लोग दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, अपना काम करते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। वात रक्त का एक नाम जैसे हमने आपको बताया आड्यवात, यानी कि यह धनी लोगों यानी कि जो उस टाइप के लोग होते हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, जो अनहेल्दी फूड ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब हम जानेंगे इसका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डाइट यानी कि पथ्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना चाहिए, पुराने अन्न का यानी कि पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए, यानी कि पुराना गेहूँ हो गया, पुराना जौ हो गया, जो भी चावल ले रहे हैं आप तो पुराना लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पुराना जो अनाज होता है वो पचने में हल्का होता है, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो पुराना अनाज आपने पूरा पहले देखा होगा कि लोग स्टोर करके रहते थे घर में, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का अनाज है उसको खाते थे, और जो नया अनाज होते हैं उसको अगेन स्टोर करके रखते थे, तो उससे डाइजेशन अच्छा रहता था। और जो फ्री रेडिकल यानी कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने वाले थे
उससे बचा जा सकता है। लेकिन आजकल हम बहुत नया अन्न खा रहे हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो पॉसिबल हो सके तो आपके लिए आपको पुरानी यानी कि प्रीवियस ईयर का ही अनाज आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े। दूसरा इसमें बताया जाता है कि आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, यानी कि दालों को अवॉइड करना है। लेकिन आयुर्वेद में आचार्य चरक कुछ दालों को इसमें रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, अरहर की दाल, इनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन इनको सेवन करने की भी एक विशेष विधि है, किस तरीके से आपको इनको सेवन करना है। एक तो आपको मूंग की दाल या अरहर की दाल को आप जब भी खा रहे हैं तो उसको अच्छे से धो के और उसमें घी का तड़का मार के, यानी कि घी डाल के उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप ये कभी कभी इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन जो दालें नहीं लेनी है, यानी कि जो हाई प्रोटीन है, यानी कि उड़द और कुलथ की दाल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं, यानी कि वात रक्त में कॉन्ट्राइंडिकेशन इसलिए होता है क्योंकि यह उष्ण होती है, यानी कि गर्म होती है, तो ये कहीं ना कहीं रक्त दृष्टि करेगा, आपकी बॉडी में पित्त को बढ़ा के रक्त की दृष्टि करेगा, और रक्त दृष्टि होगी तो यह यूरिक एसिड यानी कि वात रक्त की समस्या आपको बढ़ सकती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। यदि आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो गाय का दूध इसमें श्रेष्ठ है, आप गाय का दूध का सेवन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी नेचुरल रेमेडी यानी कि कुछ होम रेमेडी के बारे में और आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में। तो होम रेमेडी में इसमें जो चीज़ें आप ले सकते हैं, सबसे पहला है गिलोय। गिलोय काफ़ी अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और यह इसमें काफ़ी लाभदायक है। उसके अलावा सौंठ का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें मुलेठी का सेवन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है यूरिक एसिड की समस्या में। आयुर्वेद की चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया है पंचकर्म चिकित्सा, और पंचकर्म चिकित्सा में भी कुछ स्पेसिफिक चिकित्सा है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो वात रक्त है उसको वस्ति के बिना आप नहीं जीत सकते, यानी कि वात रक्त को बिना वस्ति दिए आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसीलिए वस्ति चिकित्सा को इसमें श्रेष्ठ बताया गया है। और वात की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में वस्ति के लिए बेस्ट कहा गया है। वस्ति का मतलब होता है मेडिकेटेड एनिमा, यानी कि जो जड़ी बूटियों के काढ़े का यानी डिकॉक्शन बनाया जाता है, उसको प्रॉपर बना के फिर आपकी एनाल रूट से दिया जाता है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है इसमें। उसके अलावा बताया गया है यानी कि यह वात और रक्त की वजह से होता है। दूसरी चिकित्सा है विरेचन चिकित्सा, जो कि पित्त को कम करने वाली होती है और कहीं ना कहीं रक्त को भी सही करने वाली होती है। उसके अलावा जो तीसरी चिकित्सा है जो रक्त धातु पर ही काम करता है, वो है रक्त मोक्षण। इसमें आप लीच थेरेपी कर सकते हैं या सिरावेद आदि चिकित्सा कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके अलावा अगर मैं आपको कॉमन मेडिसिन बताऊंगा, पहले आप इसको चिकित्सक की परामर्श से ही लें, तो मैं जो 2-3 मेडिसिन के नाम आपको बताऊंगा। इसमें आप केशर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सारीबा आसव का प्रयोग कर सकते हैं, या मंजिष्ठा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या मंजिष्ठा काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। आप अपनी प्रकृति का एनालाइज कराएं और अपनी बॉडी टाइप को एनालाइज करा के देन चिकित्सक आपको अगर सही तरीके से देता है। अगर आपको पंचकर्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पुराना यूरिक एसिड है यानी कि गाउटी जो आर्थराइटिस है, तो उसमें आपको पंचकर्म चिकित्सा का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे आपके शरीर की शुद्धि होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और इस बीमारी के साथ साथ अन्य बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर से चली जाएंगी, क्योंकि यह क्या करता है हमारी बॉडी का संशोधन, यानी कि बॉडी को पूरा क्लींजिंग करता है। हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आपको पता है कि फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी में है तो आप बहुत ज़्यादा वो होते हैं डिजीज़ होने के, यानी कि बीमारी आपके शरीर में बहुत जल्दी पकड़ सकती है आपको। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको एवरी ईयर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप पंचकर्म का कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं आपको विरेचन चिकित्सा करानी चाहिए, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको वस्ति चिकित्सा करानी चाहिए, इफ़ यू आर कफ प्रकृति तो आपको वमन चिकित्सा करानी चाहिए। इसके अलावा भी आपकी विकृति है तो नॉर्मल चिकित्सा, यानी कि उसके अलावा आप कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, जिसमें आपको जड़ी बूटियों की पोटी जो कि रिजुविनेशन ट्रीटमेंट है, पूरी बॉडी की अभ्यंगा ऑयलिंग होती है यानी कि स्नेहन ट्रीटमेंट, और स्वेदन स्टीमिंग ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हैं जो आपको स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बताए गए हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य की रक्षा यानी कि एक हेल्दी जीवन जीने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको अगली ऐसी एक महत्वपूर्ण जानकारी से को लेके। अगर आपको
कुछ क्वेरी है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।